अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूं CS605 के लेक्चर नंबर 25 एंड 26 में। तो आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास आज जो टॉपिक है वो है शेड्यूल ट्रैकिंग। पिछले लेक्चर में हमने शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ा था, तो आज हम शेड्यूल ट्रैकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इसको ट्रैक कैसे किया जाता है। हमारे शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें थी उनको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले था टाइम, कॉस्ट और हमारे पास जो मेमोरी थी। ये हमारे पास तीन चीज़ें थीं जिनको हमने मद्देनज़र रखते हुए अपने शेड्यूल को क्रिएट करना था। तो आज इसकी हम ट्रैकिंग करेंगे। ट्रैकिंग में सबसे पहले स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट आउटलाइन। आउटलाइन किसी भी चीज़ के मेन टॉपिक्स होते हैं। अगर मैं आपको अभी बोलूं कि ये आपके पास एक बुक है, इसको पढ़ के आपने इसकी आउटलाइन बनानी है, तो आउटलाइन में वही चीज़ें आएंगी जो पूरी बुक के मेन टॉपिक्स होंगे, उनके नाम आएंगे। तो ऐसे मेन टॉपिक्स के नाम की जो एक लिस्ट बनेगी वो हमारे पास एक आउटलाइन होगी। इनके मेन चीज़ें कि हमने कौन कौन सी चीज़ को टच करते जाना है और अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते जाना है, ये हमारे पास होगी आउटलाइन। उसके बाद हमारे पास आएगा क्रिएट डिलीवरेबल्स एंड माइलस्टोन्स। हमने माइलस्टोन्स ऐसे क्रिएट करने हैं जो डिलीवरेबल हो, जो हमारे ऑनर को, प्रोजेक्ट के ऑनर को या हमारे कस्टमर को या जो भी इसका यूज़र है उसको डिलीवरेबल हो, यानी कि काबिल कबूल हो, उसको हम डिलीवर करें तो वो उस पर एग्री हो जाए। ऐसे हमने माइलस्टोन पहले क्रिएट करने हैं, फिर उसके बाद उस पर एनालिसिस करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है। उसके बाद है सेट रियलिस्टिक क्लियर एंड मेजरेबल गोल्स। गोल्स आपने वो सिलेक्ट करने हैं बिल्कुल क्लियर और रियलिस्टिक होने चाहिए। और दूसरा ये कि वो ऐसे आपने क्रिएट करने हैं जो आप बाद में प्लानिंग के बाद अपनी रियल लाइफ में प्रोजेक्ट वही चीज़ बना सकें जो आपने आउटलाइन में या अपने शेड्यूलिंग में अपने कस्टमर को कही थी। उसके बाद है यूज़ अ प्रोजेक्ट ट्रैकर टेम्पलेट। टेम्पलेट होता है एक प्री डिफाइंड सेटिंग या प्री डिफाइंड पेपर होता है जिसमें पहले से सेटिंग करके हमारे एक डिज़ाइन तैयार कर दिया गया होता है। उस टेम्पलेट पे रह के हमने अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना होता है। आर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड टास्क। हमने ये तीन चीज़ें जो हैं वो ट्रैक करनी है। इसमें सबसे पहले टाइम, कि जो टाइम हमने अपने कस्टमर को दिया है उस टाइम के अंदर रहते हुए हमने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके अपने कस्टमर को या अपने ऑनर को हैंड ओवर करना है। उसके बाद हमारे पास है कॉस्ट। कॉस्ट जितनी हमने उसको बजट कहा है उस बजट के अंदर कोशिश करनी है, उस बजट से कम में हम वो प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन करें तो ही हमें प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज़ हमें लॉस होगा। एंड टास्क हमने जितने भी हमारे जो प्रोजेक्ट हैं उसको जितने भी टास्क में हमने डिवाइड किया है, सब ग्रुप में डिवाइड किया है, वो सारे के सारे जो टास्क हैं उनको हमने ट्रैक करना है कि कोई टास्क ऐसा तो नहीं जो रह गया है, कोई रिक्वायरमेंट बाकी तो नहीं है, कोई नीड अभी फुलफ़िल जो नहीं हुई, उसको देखना। ये सारी की सारी चीज़ें हमने ट्रैक करनी होती हैं। उसके बाद आता है मीट रेगुलरली विद टीम एंड स्टेक होल्डर्स। टीम तो हमारे पास वो होती है जो स्किलफुल लोग हम हायर करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए। और स्टेक होल्डर्स में दो तरह के स्टेक होल्डर होते हैं, इनर स्टेक होल्डर और एक्सटर्नल जो होते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इनके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद है हैव क्लियर डेडलाइन। आपने क्लियरली एक परफेक्ट डेट देनी है अपनी कस्टमर को कि इस डेट पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन हो चुका होगा, आप आके इस डेट पे अपना प्रोजेक्ट जो है वो ले जाएं। और आपने कोशिश करनी है कि उसकी डेडलाइन से 2-3 दिन पहले ही आपने उसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके, यूनिट टेस्टिंग करके, होल टेस्टिंग करके, अच्छी तरह से सारी इनपुट्स वगैरह ऐड करके आपने देख लेना है, टेस्टिंग कंप्लीट करके रख लेना है उसके आने से पहले। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेक होल्डर। यहाँ पे इंटरनल स्टेक होल्डर्स में हमारे पास इंटरनली जो लोग टच होते हैं वो आएंगे, यानी कि एम्प्लॉयज़
जो हमारे पास काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास मैनेजर है जो एम्प्लॉयज़ को तो हैंडल कर रहा है। उसके बाद ऑनर है जो कंपनी का ऑनर है, जिसका सॉफ्टवेयर तैयार करके देता है लोगों को। उसके बाद हमारे पास आएगा एक्सटर्नल होल्डर्स। इसमें हमारे पास सप्लायर्स आएंगे, सोसाइटी आएगी, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स और कस्टमर। ये सारे के सारे एक कंपनी के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, तो ये हमारे पास स्टेक होल्डर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा इन अर्नड वैल्यू एनालिसिस यानी कि EVA, अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, अर्नड वैल्यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और अर्नड वैल्यू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये सारी की सारी एक ही चीज़ें हैं। इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ये एक टेक्निक है फॉर मेजरिंग प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट को मेजर करती है, किसके लिए करती है? परफॉर्मेंस के लिए। इसकी किसी भी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमारे पास EVA यानी कि अर्नड वैल्यू एनालिसिस जो है ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। एंड प्रोग्रेस इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर्स। हमारे किसी भी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम अर्नड वैल्यू एनालिसिस कहते हैं। अब ये हमारे पास एक यहाँ पे ग्राफ है, तो इसमें हमारे पास 3 लाइनें शो हो रही हैं हमारे चार्ट में। तो ये जो सबसे पहले हमारे पास ब्लू कलर की लाइन है, ये हमारे पास होगी टाइम फेज बजट। हमारा जो टाइम है और हमारा जो बजट है उसके हवाले से ये लाइन है। उसके बाद जो नीचे वाली हमारे पास ग्रीन लाइन है वो हमारी कॉस्ट की लाइन है, और रेड वाली जो हमारे पास लाइन है वो हमारी अर्नड वैल्यू की लाइन है। तो हमारी इस तरह से ये तीनों चीज़ें, हमारी कॉस्ट, हमारा टाइम और अर्नड वैल्यू, ये हमारी 3 चीज़ें जो हैं वो किसी भी चार्ट में इस तरह से शो हो सकती हैं। और इस चार्ट से हमें हमारी किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग का शेड्यूलिंग का पता चल जाता है कि किस तरह से कोई शेड्यूल हमारा जो है वो ट्रैक हो रहा है, किस तरह इसकी प्रोग्रेस क्या है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है। उसके बाद हमारे पास आएगा एरर ट्रैकिंग। एरर, अब कोई भी हम प्रोजेक्ट जब डिज़ाइन करते हैं तो मे भी उसमें बहुत ज़्यादा एरर आ सकते हैं जिनको हमने बाद में रिमूव करना होता है। तो इसमें सबसे पहले है डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। इसमें DRE यानी कि हमारे पास 2 तरह के एरर्स होंगे। E+D में E होंगे एरर्स फाउंड बिफोर शिपमेंट। हमने शिपमेंट करने से पहले अपने क्लाइंट को उसका प्रोजेक्ट हैंड ओवर करने से पहले जो भी एरर्स हमने फाउंड किए हैं उनको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद D यानी कि एरर फाउंड ड्यूरिंग ऑपरेशन के दरमियान हमने जो भी अपने एरर्स को फाउंड किया है वो हमारे पास होंगे D एरर्स यानी कि ड्यूरिंग ऑपरेशन एरर्स। प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी। क्वालिटी, हमारे प्रोजेक्ट की क्वालिटी को अश्योर करने के लिए, उससे बेटर बनाने के लिए यानी कि बेस्ट बनाने के लिए, उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग इशारा मिल जाता है इन एरर्स को देख के। हमें हमारी जो ट्रैकिंग टेक्निक है वो ऐसा एक इशारा दे देती है जिसकी मदद से हम अपने सारे एरर्स को रिमूव करके अपनी जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी है उसे अश्योर कर सकते हैं, उसे अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, जिससे हमारा क्लाइंट जो है वो एग्री हो जाए। उसके बाद है ट्रैक एरर्स इन वर्क प्रोडक्ट। अब यहाँ पे वर्क प्रोडक्ट क्या होंगे? हमारे पास रिक्वायरमेंट होंगी, स्पेसिफिकेशंस होंगी, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स होंगे और सोर्स कोड ETC। इन सारी चीज़ों को हमने ट्रैक करके इनमें से हमने डिबगिंग करनी है, एरर को फाइंड करके रिमूव करना है टू असेस द स्टेटस ऑफ ए प्रोजेक्ट। प्रोसेस के जो स्टेटस है उसे अच्छा बनाने के लिए इन सब एरर्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा। कलेक्ट एरर रिलेटेड मैट्रिसेस ओवर मैनी प्रोजेक्ट्स। अब आपने ऐसे एरर्स को देखना है जो आपके पिछले प्रोजेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और फिर आपने उनको एनालाइज करना है कि वो क्यों आ रहे हैं, बार बार हमसे एक ही गलती क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है। तो आपने ऐसे एरर्स को भी फाइंड करके उनको रिमूव करना है और उनकी असली वजह देखनी है कि ये एरर्स क्यों आते हैं और ये कैसे सॉल्व होंगे। उसके बाद हमारे पास है यूजिंग एरर ट्रैकिंग टू एक्सेस प्रोग्रेस।
प्रोग्रेस में हमारे पास यहाँ पे कुछ एरर्स हैं। Let us assume that we have collected errors and defect data over that last 24 months। हमने पिछले 2 साल के जो प्रोजेक्ट हैं उनको एग्ज़ामिन करके देखा कि हमें जो एरर्स हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं उनमें कौन कौन से एरर हैं। एरर्स पर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पेज, हमारे जो एरर हैं वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में ही आ जाते हैं। जो रिक्वायरमेंट हमें हमारे कस्टमर ने दी हैं उसमें से हमने जो स्पेसिफ़िकेशन करनी है उसमें ही हमारे पास एरर आ जाते हैं। हम स्पेसिफ़िकेशन ही सही तरह से नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे एरर हैं। उसके बाद एरर पर कंपोनेंट्स यानी कि डिज़ाइन लेवल पे आ गए हमारे पास जो एरर्स आते हैं। डिज़ाइनिंग हमारे पास सही नहीं होती है तो ऐसे एरर्स हमारे पास डिज़ाइन लेवल एरर कहलाते हैं। उसके बाद एरर्स पर कंपोनेंट यानी कि कोड लेवल पे कोडिंग में हमारे पास को भी एरर आते हैं। जब वो कंपाइलेशन के दौरान पकड़े जाते हैं तो उनको डीबग करना, उनको ठीक करना, ऐसे एरर्स को भी हम कोड लेवल एरर कहते हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसको एनालाइज करना, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, इस तरह के हमारे पास कुछ एरर्स हैं जिनको हम ज़्यादातर काउंट करते हैं कि हमारे पास प्रोजेक्ट में ज़्यादातर आते हैं। वो हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, दूसरा है डिज़ाइन लेवल पे, तीसरा कोडिंग लेवल पे। ये 3 जगह पे हमारे पास ज़्यादातर एरर मौजूद होते हैं। तो उसके बाद है यूजिंग एरर ट्रैकिंग टू एक्सेस प्रोग्रेस में रिकॉर्ड द नंबर ऑफ़ एरर्स फाउंड ड्यूरिंग ईच SE यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टेप्स। पिछले जो भी हमने एरर को फाउंड किया है उनको हमने रिकॉर्ड करना है। उसके बाद करना है कैलकुलेट करंट वैल्यूज़ ऑफ फॉर रिक्वायरमेंट एरर डिज़ाइन एंड एरर कोड। और जो हमारा करंट प्रोजेक्ट है उससे हमने मैच करना है कि हमारे जो एरर आ रहे हैं रिक्वायरमेंट के, डिज़ाइन के और कोड के, वो पिछले हमारे प्रोजेक्ट से एरर इसके कम हैं या ज़्यादा हैं कंपेयर टू एवरेज ऑफ पास्ट प्रोजेक्ट। अगर तो उससे हमारे ज़्यादा आ रहे हैं एरर, फिर तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छी तरह से हमें अपने डिज़ाइन को, कोड को एग्ज़ामिन करना पड़ेगा। और अगर हमारे एरर जो पिछले प्रोजेक्ट हैं उनकी निस्बत कम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब हम अपने बेटर की तरफ जा रहे हैं, हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और उनको हम दुरुस्त कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी किसी भी चीज़ की हो, ये नहीं कि सॉफ्टवेयर ओवरऑल द वर्ल्ड, हमारे पास रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई भी चीज़ है तो हर चीज़ की हम क्वालिटी को एग्ज़ामिन करते हैं। हम हर चीज़ की क्वालिटी देख के कोई भी चीज़ लेते हैं, चाहे हमने ख़रीदनी हो या किसी को देनी हो। क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो होगी वो अगर अच्छी होगी तो हमारा जो क्लाइंट है या कस्टमर है हमारा वो जल्दी से जल्दी एग्री होगा और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो जल्दी से जल्दी सेल हो जाएगा। तो इसमें होगा ये कि कन्फर्मेंस टू एक्सप्लिसिटी स्टेटेड फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे हमने वजाहत के साथ अपने फंक्शनल और नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी कंफर्मेशन करनी है। इनमें आउटपुट लगा के चेक करनी है क्या जो हमें इनपुट लगा के चेक करनी है जो हम आउटपुट चाहते हैं क्या वो फुलफ़िल हो रही हैं, हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही है या नहीं। उसके बाद इम्प्लिसिट करैक्टरिस्टिक दैट आर एक्सपेक्टेड ऑफ ऑल प्रोफेशनली डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। और उसके बाद प्रोफेशनली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसको हमने अच्छी तरह से वजाहत के साथ इसकी कंफर्मेशन करनी है कि क्या इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है या नहीं। अगर कोई कमी पेशी है तो उसको पूरा करना है, और ना हमारे सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी होगी उस पर बहुत ही ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा। तो आज के हमारे लेक्चर का अख्ताम हो चुका है। अगर आपको किसी की भी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट में लाजमी क्वेश्चन कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। अब मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।